Hi guys, welcome back to Anushala by Anushri. We are continuing with our ultimate revision series और हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। एग्रीकल्चर के बाद ये एक ऐसा चैप्टर है जो लार्ज तो है ही सही, ठीक है, लेकिन ढेर सारे फैक्ट्स को कंटेन करता है, ठीक है। ऑल्दो बिकॉज मिनरल्स है और एनर्जी रिसोर्सेज मतलब जो बेसिक है, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल, वो तो हम आसानी से पढ़ सकते हैं, उसमें ज़्यादा याद नहीं रखना पड़ता। लेकिन मिनरल्स जहाँ की बात करते हैं वहाँ हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो इस चैप्टर में आपको बहुत ज़्यादा फोकस की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो बिना देर किए हम शुरू करेंगे अपना रिविजन। चलो, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। सबसे पहले देखो कि मिनरल होता क्या है। मिनरल का मतलब है कि भाई कोई भी एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, ठीक है, जिसका एक डेफिनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, और वो बना कैसे है, होमोजीनियस स्ट्रक्चर से बना है, ठीक है। मतलब मिनरल का मतलब है कि आपके नेचर में पाया जाने वाला ऐसा सब्सटेंस जो कि एक जैसे मैटर से बना हुआ है, ठीक है, उसको आप कहेंगे मिनरल। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, एक जैसा, सिमिलर, राइट। और जिसका इंटरनल स्ट्रक्चर ना डेफिनेबल है, मतलब आप उसको डिफाइन कर सकते हैं कि अगर ये मिनरल बना है तो ये कैसे केमिकल्स या नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ है। रॉक्स क्या होते हैं, रॉक्स कुछ नहीं है, रॉक्स होमोजेनस सब्सटेंस, ऐसे होमोजेनस सब्सटेंस का एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। मिनरल्स का जो कॉम्बिनेशन होगा वही आपका रॉक्स कहलाएगा। हमको मिनरल्स मिलते कैसे हैं, रॉक्स के फॉर्म में, ठीक है। रॉक्स के अंदर जो इनको आप ओर बोलते हैं ना, ये ओर क्या होती है, एक्चुअली ये रॉक जैसे सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर, जिनके लेयर्स पर ही आपके मिनरल्स पाए जाते हैं। हमको उनको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, ठीक है। अब मिनरल्स का जो कलर है, हार्डनेस है, क्रिस्टल फॉर्म्स मतलब उसके अंदर क्रिस्टल बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, ठीक है, लश्चर यानी कि शाइन है या नहीं, डेंसिटी यानी कि कितना घनत्व है उसके अंदर, ठीक है, ये सब का सब डिपेंड करेगा उस पर्टिकुलर मेथड ऑफ फॉर्मेशन पे मिनरल की, कि उसका फिजिकल और केमिकल कंडीशन कैसी थी उस समय, ठीक है। जब वो मिनरल फॉर्म हो रहा था तब उस पर्टिकुलर एरिया की फिजिकल और केमिकल कंडीशन कैसी थी, उस पर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। इसलिए मिनरल्स की क्वालिटीज़ जो हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल। मिनरल को हमने 3 प्रकार में क्लासीफाई किया है, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, एनर्जी, ठीक है। अब एनर्जी मिनरल्स कौन से कहलाएंगे, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ये ऐसे हैं, इनको सबसे सेपरेट क्यों रखा है, क्योंकि ये सोर्स ऑफ एनर्जी बन जाते हैं, गेटिंग, कि इनसे हम क्या कर सकते हैं, इनसे हम एनर्जी बना सकते हैं। अब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, या फिर हीट, समझे। तो ये तो हमको एनर्जी दे रहे हैं, ये अलग बात है। इसमें कौन आ जाएगा, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है। मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कौन से होंगे, ऐसे मिनरल्स जो मेटल्स की प्रॉपर्टी कैरी करते हैं उनको आप मेटेलिक बोलेंगे, जो मेटल्स की प्रॉपर्टी को कंटेन नहीं करते उनको आप नॉन मेटेलिक बोलेंगे, राइट। नॉन मेटेलिक में कौन कौन आएगा, माइका, सॉल्ट, पोटैश, सल्फर, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट पत्थर देखे होंगे आपने, ठीक है, लाइमस्टोन यानी कि जो चूने का पत्थर होता है ना, सैंडस्टोन, मार्बल, सब ने ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। ये सारे के सारे ऐसे मिनरल्स हैं जिनमें मेटल की कोई भी कंडीशन नहीं होती, ठीक है। और मेटल की कंडीशन क्या है, मेटल की कंडीशन ये है कि मेटल को आप शेप्स में ढाल सकते हैं, ठीक है, उनको पिघला कर उनको दूसरा शेप दिया जा सकता है, उनको वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, राइट। लेकिन इनके साथ आप ऐसा काम नहीं कर पाते, गेटिंग, ठीक है। फिर लश्चर इनमें ज़्यादा, मेटल्स में ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर आप मेटल के ऊपर मारोगे कोई पत्थर से तो, या किसी भी चीज़ से मारोगे तो उसमें से एक डिफरेंट साउंड निकलेगा जो कि इन पत्थरों के जैसा या इन मेटल्स मिनरल्स के जैसा नहीं दिखेगा, राइट। अब मेटेलिक मिनरल भी 3 प्रकार के हैं, फेरस, नॉन फेरस, प्रीशियस। फेरस नाम से समझ में आ रहा है कि क्या करेंगे। फेरस आपकी केमिस्ट्री में अगर आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी है तो वहाँ पर हम देखते हैं कि आयरन को Fe बोलते हैं। Fe का मतलब क्या है, फेरस, ठीक है। तो फेरस मेटेलिक मिनरल्स कौन से होंगे, जो आयरन कंटेन करते होंगे, जैसे कि आयरन और मैंगनीज, निकल एंड कोबाल्ट, राइट। नॉन फेरस जिनमें आयरन का कोई भी कंपोनेंट नहीं है ना, कॉपर, लेड, टिन, बॉक्साइट। एंड प्रीशियस, प्रीशियस मतलब क्या है, मेटल्स तो हैं, ठीक है, लेकिन ये बहुत प्रीशियस है ना, इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम, ठीक। तो ये हो गए हमारे 3 क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। नाउ
मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स, कि भाई मिनरल्स हमारे इन्वायरमेंट में अकर किस फॉर्म में हो रहे हैं, हमें पता कैसे चला कि किस फॉर्म में एक्चुअली मिनरल्स जो है वो अकर हुए, क्योंकि हम तो जब उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हम उनके फॉर्म्स को चेंज कर देते हैं अपने यूसेज के हिसाब से, ठीक है। मिनरल कहाँ मिलेंगे हमको? ओर्स में, राइट। ओर क्या है? ये ओर की डेफिनेशन, एक्यूमुलेशन यानी इकट्ठा होना, ठीक है। एक्यूमुलेशन ऑफ एनी मिनरल मिक्स्ड विद अदर एलिमेंट्स, तो उसको आप कहने लग जाते हैं ओर्स। अब हम देखेंगे एक्सट्रैक्शन किस प्रकार से होता है। देखो, और मस्ट भी मतलब एक्सट्रैक्शन होगा कब, कंडीशन देखनी है हमको, है ना, कि कैसी कंडीशन में हम किसी भी जगह पर माइनिंग करेंगे या मिनरल्स को बाहर निकालेंगे। और मस्ट बी इन सफिशिएंट कंसंट्रेशन कमर्शियली वायबल, मतलब कि सफिशिएंट अमाउंट में और प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर आप एक जगह पर माइनिंग कर रहे हो, एक्सट्रैक्शन कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत बड़ी जगह पर आपने बहुत कॉस्ट लगा कर किया और छोटी छोटी ओर्स मिली आपको कम मात्रा में, ठीक। तो एक कमर्शियली वायबल तो नहीं है ना, मतलब पैसा ज़्यादा खर्चा हो गया, प्रॉफिट कम हुआ, राइट। टाइप ऑफ फॉर्मेशन, ये देखना पड़ता है कि भैया किस प्रकार का एक्सट्रैक्शन इस मिनरल के लिए किया जाएगा, ठीक। एंड कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन, ऑब्वियस ही बात है, पहले जेब में पैसा कितना है ये देखना पड़ता है ना। मिनरल्स जनरली अकर इन दीज फॉर्म्स, ये हमको कुछ फॉर्म्स बता दिए कि इन्हीं फॉर्म्स में लगभग मिनरल्स जो हैं वो क्या होते हैं, अकर होते हैं, राइट। देखो, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक मिनरल्स। अब ये इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री, ये क्या है? दीज आर दी 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स, है ना। हम 6-7 स्टैंडर्ड से इनको पढ़ते आ रहे हैं। इग्नियस रॉक्स मतलब जो लावा के ठंडा होने के कारण बनेंगे, अर्थ के अंदर भी और अर्थ के बाहर भी। सेडिमेंट्री रॉक्स जो सेडिमेंट्स की डिपोजिशन से बनेंगे, ठीक है। इनमें आपको ऐसे लेयर्स देखने को मिल जाएंगे, तो ये होते हैं सेडिमेंट्री रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक का मतलब क्या होता है? इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक जब किसी वजह से अर्थ के अंदर सरफेस पर जाएंगे, ठीक है, दब जाएंगे वहाँ पर, और जहाँ पर उनको हीट और प्रेशर ज़्यादा मिलेगा, तो उसके कारण जब वो अपना फॉर्म चेंज करेंगे, ठीक है, और जो भी फॉर्म बनेगा, जो भी प्रकार का मिनरल वहाँ बनेगा, पत्थर वहाँ बनेगा, उसको कहेंगे हम मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। देखो, देखेंगे अब इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक मिनरल्स अकर इन क्रैक, फॉल्ट्स एंड जॉइंट्स। जहाँ पर भी फॉल्ट्स, पत्थरों में या चट्टानों में क्रैक्स देखने को मिलेंगे, फॉल्ट देखने मिलेंगे, वहाँ पर ये ग्रो होते हैं, वहाँ पर ये पाए जाते हैं, है ना। अगर कम मात्रा में मिल रहे हैं तो हम उनको बोलेंगे वीन्स, ज़्यादा मात्रा में मिल रहे हैं तो हम उनको बोलेंगे लोड्स, ठीक है। ये आपसे MCQ में पूछा जा सकता है, ठीक। किस फॉर्म में होंगे? मिनरल इन द लिक्विड या फिर मोल्टन फॉर्म फोर्स्ड अपवर्ड्स। कारण क्या है? क्योंकि अर्थ के अंदर हीट और प्रेशर उनको बहुत ज़्यादा मिल रहा है, ठीक। जब ये कूल हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं अपने आप नेचुरली, तब ये सॉलिडिफाई होते हैं और फिर ऊपर आ जाते हैं। एग्जाम्पल क्या है? टिन, कॉपर, जिंक और लेड। फाइन, चलो। सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स ज़्यादातर हमको कहाँ मिलेंगे? अकर इन बेड ऑन लेयर्स, ठीक है। मतलब कि जो सबसे नीचे वाली सतह होती है, बेड, है ना, वहाँ पर हमको देखने को मिलेंगे सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन, एक्यूमुलेशन, कंडेंसेशन इन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा। रिजल्ट किस चीज़ का है? कैसे बने सेडिमेंट्री रॉक्स? कि भाई एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, बहुत सारी लेयर्स हमेशा से बनती चली गई, है ना, और वहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ गया उन चीज़ों का। एग्जाम्पल है कोल एंड आयरन, ठीक। अनदर ग्रुप क्या होता है? जिप्सम, पोटैश, सॉल्ट, ये सोडियम सॉल्ट, ये जो है ये एवेपोरेशन के कारण बन रहे हैं। किसके कारण बनेंगे? एवेपोरेशन, ठीक है। सॉल्ट से ही समझ में आ रहा है। डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स। अगर सरफेस के ऊपर जो रॉक्स हैं उनका डिकम्पोजिशन होता है, मतलब वो सड़ने लगते हैं या उनकी एज कम होने लगती है, ठीक है, तब भी वहाँ पर क्या होता है? मिनरल्स फॉर्म होते हैं। रेसिडुअल मास ऑफ, रेसिडुअल का मतलब बचा हुआ, रेसिडुअल मास ऑफ वीदर्ड मटेरियल कंटेनिंग ओर, बॉक्साइट, नहीं, उसको हम क्या नहीं करते? अलग नहीं किया जाता, ठीक है। देन एलुवियल डिपॉजिट्स इन सैंड्स। एलुवियल डिपॉजिट हमने देखा था कि कहाँ मिलेगा? हमारे राजस्थान वाले रीजन में ज़्यादा, राजस्थान पंजाब वाले रीजन में। तो इन दी सैंड ऑफ वैली फ्लोर एंड बेस हिल्स, है ना, जहाँ से हिल शुरू होती है वहाँ के बेस पॉइंट से यहाँ पर आपको ये लोग देखने के लिए मिल सकते हैं, मतलब ये जो मिनरल्स हैं ये देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक। प्लेसर डिपॉजिट्स नॉट कोरोडेड बाय वाटर, कोल्ड सिल्वर, टिन एंड प्लैटिनम। सेम, मतलब कुछ कुछ में आपको सेम देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे, तो उस पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। देन
ओशन बेड्स के अंदर भी क्या हो रहा है, एनिमल्स जो हैं वो क्या करते हैं, उनके स्केलेटन्स होते हैं, या फिर जो ओशन बेड के अंदर ओर्स मिलती हैं, आयरन ओर्स होती हैं या मिनरल ओर्स होती हैं, वो सब की सब वहाँ पर भी क्या करती हैं, हमें देखने को मिल जाती हैं। इंडिया में मिनरल्स हमको कहाँ कहाँ कौन कौन से देखने को मिलते हैं, पेनिनसुलर रॉक्स, मतलब कि हमारा जो साउथ इंडिया ये वाला हिस्सा, यहाँ पर हमको कोल देखने को मिलेंगे, और मेटेलिक मिनरल्स और माइका। कोल तो ऑब्वियस सी बात है, कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर है आपका डेक्कन ट्रैप। गेटिंग? देन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्लैंक्स ऑफ पेनिनसुला, मतलब ये वाला हिस्सा भी और ये वाला हिस्सा भी, राइट। गुजरात और असम, पेट्रोलियम डिपॉजिट्स हमको वहाँ पर ज़्यादा मिलेंगे। राजस्थान में नॉन फेरस मिनरल्स हमको ज़्यादा मिलते हैं, और नॉर्दर्न प्लेन्स में डिवॉइड ऑफ इकोनॉमिक मिनरल्स। नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं इनमें कोई भी प्रकार के इकोनॉमिक मिनरल्स नहीं पाए जाते। कारण क्या है, क्योंकि नॉर्दर्न प्लेन्स फर्टाइल एरियाज हैं, और क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है, इसलिए इनको मिनरल्स के लिए यूज़ नहीं किया जा रहा, राइट। नाउ लेट अस स्टार्ट विथ फेरस मिनरल्स। फेरस मिनरल्स ऑब्वियसली बात है, जिसमें क्या मिलेगा हमें, फेरस यानी कि आयरन। 3/4 ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेटेलिक मिनरल्स इंडिया करता है किसका, आपके फेरस मिनरल्स का। फेरस यानी जो आयरन है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है किसके लिए, मेटलर्जिक इंडस्ट्री के लिए, और इंडिया एक्सपोर्ट करता है, मतलब हमारे पास कैसे है, सरप्लस में, ठीक है। अब फेरस मिनरल्स में सबसे पहले बात करेंगे हम आयरन ओर की, ठीक है। मतलब कि बेसिकली ओर अभी हमने समझा क्या होता है, ऐसा रॉकी सब्सटेंस आप कह लो, ठीक है, नेचुरली अकरिंग है, जिसमें मिनरल्स जो हैं अटैच्ड हैं, ठीक है, जुड़े हुए हैं, जिसमें हम जब उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हमको उनको ओर से अलग करना पड़ता है, फिर हम उनको यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। आयरन ओर बेसिक मिनरल है, ठीक है, बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडिया के पास अबंडेंट अमाउंट में क्या है, आयरन ओर है, दैट इज़ वाई हम कहीं ना कहीं उसको सरप्लस भी कर पाते हैं, और इंडिया की क्वालिटी जो है वो गुड क्वालिटी आयरन ओर्स है हमारे पास, राइट। फाइनेस्ट आयरन ओर कौन सी होती है, मैग्नेटाइट, ठीक है, जिसमें हाई कंटेंट होता है लगभग 70% का, ठीक है। हेमेटाइट उसके बाद होती है, किसके बाद, मैग्नेटाइट के बाद होती है हेमेटाइट। दीज आर दी टाइप ऑफ आयरन ओर्स, ठीक है, जो कुछ सबसे बेटर है, उससे कम है और सबसे कम है, ठीक है। हेमेटाइट में 50 to 60% लगभग आयरन होता है, हम ज़्यादातर हेमेटाइट को यूज़ करते हैं, ठीक। मैग्नेटाइट जिसमें 70% लगभग आपका आयरन होता है, उसके पास एक्सेलेंट मैग्नेटिक क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है, जिसकी ज़्यादा वैल्यू कहाँ पर होती है, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ में। अब हम बात करेंगे मेजर आयरन और बेल्ट्स। बेल्ट्स का मतलब क्या है, वो वाला बेल्ट नहीं, आयरन और बेल्ट का मतलब है रीजन्स की बात की जाती है, ठीक है। अगर हमें जोग्राफिकली किसी एक पर्टिकुलर एरिया में आयरन ओर्स एक साथ मिलते हैं तो हम उसको बेल्ट बोलने लगते हैं, आयरन और बेल्ट, ठीक है। अब इंडिया के आयरन और बेल्ट्स को देखेंगे, उड़ीसा झारखंड बेल्ट, ठीक है, उड़ीसा और झारखंड वाले रीजन में हमको ये वाला मतलब आयरन ओर मिलेगा, ठीक है। उड़ीसा में हाई ग्रेड हेमेटाइट ओर अभी हमने देखा, जिसमें 50 to 60% आयरन होता है, ठीक है, जिसको हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, राइट। यहाँ पर बादाम पहर माइंस जो हैं मयूरभंज में, केंदुझार डिस्ट्रिक्ट। अब जैसे डिस्ट्रिक्ट वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ माइन का नाम और मयूरभंज याद कर ले, क्योंकि मयूरभंज जनरली पूछ लिया जाता है, ठीक है। झारखंड का सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, राइट। ये गुआ और नुआ मोड़ी याद नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, राइट, लेकिन इसको याद करें और इसको याद करें। देन दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, कौन सी रीजन की बात हो रही है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ रीजन की, ठीक है। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र रीजन में है हाई ग्रेड हेमेटाइट ओर्स, ठीक है। बेलाडिला एक्सपोर्टेड टू जापान, हम इसको कहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जापान में और साउथ कोरिया में, ठीक है। हेमेटाइट है, इसका याद रखें, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र में जो हेमेटाइट ओर हमको मिल रही है। देन बेलारी चित्रदुर्गा चिकमंगलूर तुमकुर बेल्ट, अब नाम से समझ में आ रहा है किसकी बात हो रही है, साउथ इंडियन स्टेट जो है हमारे, वहाँ की बात हो रही है ना, चिकमंगलूर से आप समझ गए होंगे, राइट। कहाँ पर है, कर्नाटका। कर्नाटका में सबसे इंपॉर्टेंट माइंस है हमारे आयरन ओर की, कुद्रेमुख कुद्रेमुख माइंस, राइट। तो कर्नाटका और कुद्रेमुख माइंस को ज़रूर से याद कर लेना, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आयरन ओर माइंस इन इंडिया, ठीक है। फिर वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका में मिलती हैं, आपको कहाँ मिलेगी, वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका। 100% एक्सपोर्ट यूनिट है, यहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट, मतलब लगभग 100% हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, राइट। वन ऑफ द लार्जेस्ट इन दी वर्ल्ड, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये MCQ में आ सकता है,
ठीक। महाराष्ट्र गोवा बेल्ट नाम से समझ में आ रहा है, हमारे दो स्टेट्स में क्या है ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इस वाले ये जो अगर आपका इस तरीके से मैं बताऊँ पेनिनसुलर इंडिया है तो ये महाराष्ट्र और ये गोवा, ठीक है, इस हिस्से में फैला हुआ है आयरन ओर का ये बेल्ट, राइट। गोवा और रत्नागिरी। देन ओर्स आर नॉट वेरी हाई क्वालिटी ओर्स यहाँ पर नहीं है, मतलब हेमेटाइट से भी नीचे वाले ओर्स यहाँ पर हमको मिलेंगे। एक्सपोर्टेड बाय मारमागांव पोर्ट, ये पोर्ट का नाम है, ठीक है। वहाँ जगह नहीं बची थी इसलिए नीचे लिखा, बाकी इट इज़ रिटन लाइक दिस मारमागांव पोर्ट। गेटिंग? तो ये 4 हमारे पास आयरन ओर बेल्ट्स हैं हमारे इंडिया में, मेजर है। इसका मतलब क्या है, और इंडिया में दूसरी जगह पर भी आयरन ओर मिलेंगे लेकिन ये बड़े एरियाज है इसलिए हमने इनको मेंशन किया है। गेटिंग? जो मैंने आपको यहाँ पर ये बताया है इसको आप ज़रूर से याद करें। नेक्स्ट मैंगनीज, ये भी हमारा आयरन ओर में पाया जाएगा, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड फेरो मैंगनीज एलॉय। एलॉय का मतलब क्या होता है कि जब हम एक से ज़्यादा मतलब 2 से ज़्यादा मिनरल्स को मेटल्स को इकट्ठा करके कुछ दूसरा उससे बनाने की कोशिश करते हैं ना, मिक्सचर होता है ये एलॉय, ठीक है। तो यहाँ पे हमको मैंगनीज ओर में मिलेगा। देन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग समझते हैं, कपड़ों में ब्लीच होता है, राइट। देन पेंट्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, ये बेसिकली हम कहें तो केमिकल्स बनाने में काम आ रहा है क्योंकि सारे के सारे क्या है केमिकल्स हैं। उड़ीसा इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, किसका? मैग्नीज का, इंपॉर्टेंट है ना। 1/3 ऑफ कंट्रीज टोटल प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ हो रहा है उड़ीसा से, किसका? मैग्नीज। गेटिंग? चलो अब देखेंगे नॉन फेरस मिनरल्स। नॉन फेरस मिनरल्स मतलब जिनमें ये मिनरल्स तो हैं, ठीक है, लेकिन इनमें नॉन फेरस क्वालिटी है, यानी कि आयरन की कोई भी क्वालिटी आपको इसमें नहीं मिलेगी, ये आयरन से अलग होते हैं, राइट। कॉपर की बात करते हैं सबसे पहले। कॉपर इज डेफिशिएंट इन द रिजर्व एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉपर। जबकि आपको समझ में आएगा कि मतलब आपको लगता होगा कि इंडिया में कॉपर अच्छी खासी मात्रा में मिलता है। कारण क्या है? क्योंकि हम कॉपर के बर्तनों को यूज़ करते हैं, है ना। हमारे कल्चर में बहुत पहले से कॉपर के बर्तनों को यूज़ किया जाता है, राइट। अभी भी बोला जाता है कि कॉपर के ग्लास में, कॉपर के जग में पानी रखना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन कंट्रास्ट में क्या देख रहे हैं हम कि इंडिया कॉटन के कॉपर के रिजर्व में और प्रोडक्शन में दोनों में डेफिशिएंट है, ठीक है। कॉपर कैसे टाइप का मिनरल है? मैलिएबल है। मैलिएबल का मतलब क्या है कि इसको आप ठोक पीट कर शेप्स दे सकते हो, अलग अलग शेप दे सकते हो, ठीक है। देन डक्टाइल है। डक्टाइल का मतलब है कि हम इसको थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और गुड कंडक्टर है, राइट। यूज इन इलेक्ट्रिकल केबल्स, ऑब्वियस सी बात है, क्यों? क्योंकि डक्टाइल है और गुड कंडक्टर है, तभी तो केबल्स में हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। करंट को करंट को अपने से पास होने देगा, दैट इज वाइट इज अ गुड कंडक्टर। इलेक्ट्रॉनिक्स में अगेन फॉर द सेम पर्पस एंड केमिकल इंडस्ट्रीज, राइट। क्यों? क्योंकि इसकी केमिकल क्वालिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं। रीजन्स देख लो, अगेन सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, राइट, एंड खेतरी माइंस ऑफ राजस्थान। दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसके तो रादर मैं कहूँगी कि तीनों ही इंपॉर्टेंट है। बालाघाट माइंस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि एमपी के कंसेप्ट में कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो 52% ऑफ इंडियाज कॉपर सिर्फ और सिर्फ आपकी बालाघाट माइन से प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। और सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट झारखंड एंड खेतरी माइंस ऑफ राजस्थान, ये जो झारखंड वाला रीजन है, और हमने कर्नाटका वाला जो कुद्रेमुख वो देखी थी, माइंस देखी थी, ठीक है। ये एक्चुअली ऐसे रीजन्स है जहाँ पर आपको बहुत सारे मिनरल्स एक साथ मिलते हैं। तो अलग अलग मिनरल्स में ना आपको ये वाली माइंस का, ये वाले डिस्ट्रिक्ट्स का नाम देखने को मिलता जाएगा। झारखंड में क्या है हमारे पास? है झारखंड में छोटा नागपुर प्लेट्यू, इट इज़ रिच इन मिनरल्स, राइट। रिच इन मिनरल्स है तो मिनरल्स बहुत सारे अलग अलग टाइप के यहाँ पर हमको देखने को मिल जाएंगे। तो सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट झारखंड का नाम ज़रूर से याद कर लेना, ठीक है। और खेतरी माइंस कॉपर के लिए फेमस है झारखंड में। फिर बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या है? क्ले लाइक सब्सटेंस होता है ना, जिसमें एल्यूमिनियम प्रेजेंट होगा, राइट। फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ रॉक्स रिच इन एल्यूमिनियम सिलिकेट्स। एल्यूमिनियम इंपॉर्टेंट मेटल है, क्यों? क्योंकि ये मेटल्स लाइक आयरन की स्ट्रेंथ को कंबाइन करके रखता है अपने साथ, मतलब उसमें इतनी स्ट्रेंथ होती है। आज आप देखेंगे कि बहुत सारे जगह पर जहाँ पर हम पहले आयरन यूज़ करते थे, उसका एक सब्सटीट्यूट हम एल्यूमिनियम को भी कई जगह पर मान लेते हैं। पहले लोग आयरन के गेट्स लगाते थे, अब आप देखेंगे कि बहुत सारे गेट्स लगते हैं जिसमें एल्यूमिनियम प्रेजेंट होता है, राइट। देन कहाँ मिलेगा? अमरकंटक प्लेटू, मैकाल हिल्स प्लेटू ऑफ बिलासपुर कटनी, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपका एमपी रीजन में। तो हम कहें तो एमपी में हमको एल्यूमिनियम के क्या बॉक्साइट के क्या मिल रहे हैं? ओर्स मिलते हैं, ठीक। क्योंकि बॉक्साइट कहाँ पर मिल रहा है हमें, मतलब बॉक्साइट जहाँ पर मिल रहा है हमें वहाँ पे एल्यूमिनियम भी मिल रहा है, ठीक।
देन उड़ीसा लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट, सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है जो बॉक्साइट को प्रोड्यूस कर रहा है? उड़ीसा, है ना। पंचपटमली डिपॉजिट्स, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉक्साइट डिपॉजिट्स। हार्डली ये एमसीक्यू में आपसे पूछ सकता है, ठीक है, लेकिन ये याद रखना। चलो नॉन मेटेलिक मिनरल्स देखते हैं। नॉन मेटेलिक मिनरल्स मतलब हमने देखा था मिनरल्स के दो टाइप्स हैं, है ना, एक मेटेलिक और दूसरा नॉन मेटेलिक। तो नॉन मेटेलिक मतलब क्या? जिसमें मेटल की क्वालिटीज़ ही नहीं मिलेंगी, ठीक है, लेकिन मेटेलिक में मेटल्स की क्वालिटी हमको मिल रही है। अब नॉन मेटेलिक मिनरल्स में देखते हैं माइका, मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ प्लेट्स और लीव्स, स्प्लिट्स इनटू थिन शीट्स। माइका को बहुत ही ज़्यादा पतली पतली शीट्स में आप क्या कर सकते हो? ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर का क्यों होगा? क्योंकि अलग अलग कंडीशंस में ये जो है प्रोड्यूस हुआ है इन नेचर, राइट। लो पावर लॉस फैक्टर, पावर लॉस फैक्टर इसका बहुत कम है। देन रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज। अब माइका की हम बात कर रहे हैं और नॉन मेटेलिक है, ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसको हम इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में इसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लो पावर लॉस फैक्टर ना, अगर इसके वायर्स के थ्रू आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा रहे हो, तो ये पावर लॉस कम करेगा, ठीक है और हाई वोल्टेज से भी रेजिस्ट करता है। गेटिंग? अगेन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं। कहाँ मिलेगा हमको? छोटा नागपुर प्लेट्यूब, अभी बताया था किधर है, झारखंड में, ठीक है। कोडरमा, गया, हजारीबाग बेल्ट ऑफ झारखंड। बेसिकली कोई भी मिनरल हो और कुछ नहीं समझ में आ रहा हो ना, तो झारखंड तो लगा ही देना, मतलब लिख देना। अगर आंसर्स में आ रहा है तो आप झारखंड मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि झारखंड में छोटा नागपुर प्लेट्यूब, जहाँ पर लगभग सारे मिनरल्स हमको देखने को मिलते हैं। राजस्थान में अजमेर रीजन में, आंध्रा के नेल्लोर रीजन में। गेटिंग? चलो रॉक मिनरल्स देखो। रॉक मिनरल्स का मतलब क्या है? मिनरल्स अब जो मेटेलिक तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, तो लेकिन नॉन मेटेलिक से अलग भी है। क्यों? क्योंकि रॉक मिल रहे हैं हमको, रॉक फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है, जैसे कि लाइमस्टोन जिसको आप बोलते हैं चूना, राइट। फाउंड अलॉन्ग विथ कैल्शियम कार्बोनेट्स और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट्स। किस फॉर्म में मिलता है? कैल्शियम कार्बोनेट्स के फॉर्म में। कैल्शियम इटसेल्फ यही बता रहा है कि वो लाइम से रिलेटेड है। सेडिमेंट्री रॉक है, मतलब कि कैसे बनता है? सेडिमेंट्स के एक के ऊपर एक डिपॉजिट होने से बन जाते हैं आपके सेडिमेंट्री रॉक्स। रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट इंडस्ट्री, स्मेल्टिंग आयरन ओर। सीमेंट इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल है और स्मेल्टिंग आयरन ओर्स के लिए, है ना। स्मेल्टिंग का मतलब होता है एक तरीके से जब हम मेल्टिंग की बात करते हैं, ठीक है, ओर फॉर्म में। देन कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। अब हमें मिनरल्स को कंजर्व करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मिनरल्स इन प्रेजेंट डे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लेस रखते हैं आपके डेवलपमेंट में, ठीक है, ठीक है। तो अब कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स कितना ज़्यादा ज़रूरी है ये हम देखते हैं। मिनरल रिसोर्सेज फाइनाइट और नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है, इनफाइनाइट नहीं है, मतलब कि ये अबंडेंस में हमको मिल जाते हैं, लेकिन इतना अनलिमिटेड नहीं है कि आप इसको कभी ख़त्म ही नहीं कर पाएंगे, राइट। देन नॉन रिन्यूएबल है, यानी कि रिन्यू नहीं कर पाएंगे आप। इसका मतलब ये है कि ये रिन्यू होने में बहुत ही लंबा समय लगेगा, जब तक हम अपना एक नॉर्मल ह्यूमन एग्जिस्टेंस को देख नहीं सकते, ठीक है। फिर कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर्स लीड्स टू इंक्रीजिंग कॉस्ट, कॉस्ट भी बढ़ती है, राइट। मिनरल कम फ्रॉम ग्रेटर डेप्थ विद डिक्रीज्ड क्वालिटी, है ना। इट इज़ जस्ट लाइक वाटर। हम अंडरग्राउंड वाटर, आपने बोरवेल्स देखे होंगे, आज अगर मान लीजिए यहाँ तक पानी है तो आने वाले 10 से 15 सालों में ये पानी का लेवल जो है वो और नीचे चला जाएगा। अब पानी को अभी हम यहाँ से निकाल रहे थे, अब हमको ड्रिल करना पड़ेगा और ज़्यादा डेप्थ तक, तो ये कॉस्ट भी इंक्रीज़ करता है और साथ में क्वालिटी भी डिग्रेड करता है, राइट। और इससे हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको भी परेशानी होती है। गेटिंग? ज़रूरी क्या है कि भाई हम प्लानिंग के साथ रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करें और यूज़ करें। किस मैनर में? सस्टेनेबल मैनर में, कि मिनरल सिर्फ आज की ही नीड्स को पूरा ना करें बल्कि फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी बचे रहें। रिसाइकलिंग ऑफ मेटल ज़रूरी है, ठीक है, यूजिंग स्क्रैप मेटल्स। रिसाइकलिंग कैसे कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले तो हम रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर रिसाइकिल, अगर एक तरीके के मेटल्स एक साथ रिसाइकिल होते हैं, ठीक है, कोई इस तरीके की हम टेक्नोलॉजी ढूंढ सकते हैं तो अच्छी बात है। साथ में हम स्क्रैप मेटल्स जो है उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग फॉर्म्स में। आपके घर में आप देखते होंगे कि कुछ मेटल्स वेस्ट है, ठीक है, तो आप उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उसको स्क्रैप में बेचने से पहले, अलग करने से पहले, ये आपको देखना चाहिए,
राइट। देन एनर्जी रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज की बात करेंगे तो दो टाइप के होते हैं, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का मतलब क्या है कि जो पुराने समय से वैसे ही यूज़ होते चले आ रहे हैं, ठीक है, पुराने रिसोर्सेज हैं हमारे पास। नॉन कन्वेंशनल मतलब जो लंबे समय से यूज़ नहीं हो रहे हैं, लेकिन अगेन दे आर अ कंसिडरेबल ऑप्शन। गेटिंग। देखते हैं रिसोर्सेज के बारे में, कन्वेंशनल सोर्सेज के बारे में। कोल, कोयला जो होता है इसको हम बहुत पुराने समय से यूज़ कर रहे हैं। पेट्रोलियम, अगेन नेचुरल गैस इज ऑल्सो अ कन्वेंशनल रिसोर्स। क्यों? क्योंकि इसको भी हम काफ़ी समय से यूज़ कर रहे हैं। और इलेक्ट्रिसिटी भी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। देखो कोल के बारे में पढ़ते हैं। मोस्ट अबंडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल तो आप समझते ही होंगे, राइट। फॉसिल्स जो बन जाते हैं ना ज़मीन के अंदर दबकर हीट और प्रेशर के कारण चेंज करते हैं अपना फॉर्म और फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं, राइट। ऑर्गेनिक मैटर्स, पावर जनरेशन के काम आता है, ठीक है। देन फाउंड इन वेराइटीज ऑफ फॉर्म्स, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट, ये चार जो है ना ये कोल के फॉर्म्स है, ये अलग अलग फॉर्म्स में आपको मिलता है, ठीक। यहाँ पर हम देखेंगे अगर लिग्नाइट के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, लो ग्रेड ब्राउन कोल, सॉफ्ट हाई मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। मतलब लिग्नाइट जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का कोल नहीं होता है ना, इसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है। अब मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है मतलब कि जब आप इस कोल को जलाएंगे तो ये जलने में समय लेगा, गेटिंग। और मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है तो जल्दी जलेगा नहीं, ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगा। और लो ग्रेड है तो नाम से समझ में आ रहा है कि क्वालिटी इसकी लो है। बिटुमिनस की अगर हम यहाँ बात करते हैं तो डीप बरीड है, बहुत डीप डेप्थ में मिलता है, इंक्रीज टेम्परेचर वाले एरिया में। मोस्ट पॉपुलर कोल स्मेल्टिंग आयरन में सबसे ज़्यादा काम आता है, ठीक है। ज़्यादातर हम कौन सी क्वालिटी यूज़ कर रहे हैं? बिटुमिनस। सबसे अच्छी क्वालिटी होती है एंथ्रेसाइट, ठीक है। हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ हार्ड कोल हमको कहाँ मिलता है? दामोदर वैली में कोल ज़्यादा मिलेगा। झारिया, रानीगंज, अभी मूवी आई थी थोड़े समय पहले, आपने देखी भी होगी, मिशन रानीगंज, ठीक है। वहाँ पर कोल माइंस में ही क्या हो रहा था, वर्कर्स जो थे वो फंस जाते हैं, ठीक है। बोकारो झारखंड में, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड रिवर वैलीज, ठीक है। नागालैंड के बाद दूसरी जो रिवर वैलीज है वहाँ पर भी हमको कोल मिलता है। अगेन इसको कैसे याद करना है? इंडिया के मैप को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नॉर्थ इंडिया वाले हिस्से याद करो, फिर साउथ इंडिया वाले हिस्से याद करो, ठीक है। देन पेट्रोलियम, फ्यूल फॉर हीट एंड लाइटनिंग, ल्यूब्रिकेंट्स के तरीके भी। ल्यूब्रिकेंट का मतलब क्या होता है कि मशीन्स को ईजी चलाने में जो हम ऑयलिंग करते हैं, ठीक है। एंड रॉ मटेरियल की तरह भी हम इसको यूज़ करते हैं। नोडल इंडस्ट्री फॉर सिंथेटिक टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर्स, न्यूमरस केमिकल इंडस्ट्रीज। पेट्रोलियम का तो यूज़ जो है बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, ठीक है। हम बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके से उसको यूज़ करते हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, है ना। सबसे बड़ा तो आप फ्यूल समझते ही हैं, है ना, ट्रांसपोर्टेशन, राइट। देन अकर इन फॉल्ट ट्रैप्स, कहाँ मिलेगा हमको? फॉल्ट ट्रैप्स में, क्योंकि पेट्रोलियम भी एक फॉसिल फ्यूल है, फॉल्ट्स में मिलता है, यानी जो क्रैक्स होते हैं ना ओर्स के बीच में, पत्थरों के बीच में, वहाँ हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। देन 63% कहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं हम? बॉम्बे हाई या मुंबई हाई जिसको बोलते हैं, ठीक है। मुंबई के पास सी में एक स्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ है, उसको हम कहते हैं मुंबई हाई या बॉम्बे हाई। 18% कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है? गुजरात से, और 16% प्रोड्यूस हो रहा है असम से, राइट। गुजरात में अंकलेश्वर रीजन से। असम जो है वो सबसे पुराना ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया का, असम, याद रखना, ठीक है। हम इनको नॉर्थ ईस्ट का एरिया समझकर भूलना मत, गेटिंग। असम में कहाँ पर? दिग्बोई, नाहरकतिया एंड मोरन हुग्रीजान। दिग्बोई को याद रखना इंपॉर्टेंट है, और अंकलेश्वर गुजरात, गेटिंग। चलो नेचुरल गैस की बात करते हैं तो क्लीन एनर्जी रिसोर्स है, ठीक है। मतलब कि इन दोनों से आपका वो होता है, पोल्यूशन होता है, लेकिन ये क्लीन एनर्जी रिसोर्स है, ठीक है। फाउंड इन एसोसिएशन विद और विदाउट पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के साथ भी पाया जा सकता है और पेट्रोलियम के जो सोर्सेज हैं उसके अलावा भी पाया जाता है, ठीक है। कहाँ मिलती है जनरली? पेट्रोलियम अगर यहाँ है तो उसके ऊपर आपको नेचुरल गैस देखने को मिल जाती है, ठीक। सोर्स ऑफ एनर्जी है, बिल्कुल। इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल भी है, क्योंकि नेचुरल गैस को भी हम बहुत ज़्यादा अलग अलग वेज में यूज़ कर पाते हैं, है ना, एनर्जी के लिए यूज़ कर रहे हैं, राइट। देन लो CO2 एमिशन है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट। कहाँ मिलती है? कृष्णा गोदावरी बेसिन, यानी आपके पेनिनसुलर इंडिया में, मुंबई हाई के पास, इधर है मुंबई हाई, ठीक है। एंड गल्फ ऑफ कैम्बे, इधर गुजरात के पास, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है।
यूज़ ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, ठीक है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस क्या है? CNG। आपने देखा होगा बहुत सारी जो वैन्स होती हैं, ठीक है, या बहुत सारे ऐसे व्हीकल्स आजकल चलने लगे हैं जिसमें पेट्रोलियम की जगह, डीजल की जगह क्या यूज़ होता है? CNG, राइट। देन इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल है और किससे बनती है? वाटर से। तो अगेन इलेक्ट्रिसिटी कन्वेंशनल है, लेकिन हम इसको बनाने के दूसरे अच्छे तरीके ढूंढ सकते हैं जिनसे पॉल्यूशन नहीं होता, ठीक। कहाँ बन रही है? रिन्यूएबल एनर्जी है, तो हम कैसे बना रहे हैं? डैम्स की मदद से, है ना। भाखरा नागल डैम है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन है, कोपिली हाइडल प्रोजेक्ट है। ये आपको प्रोजेक्ट्स के नाम याद रखने हैं, भाखरा नागल ज़रूर से याद रख लेना, गेटिंग। थर्मल एनर्जी, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी कैसे बन रही है? कोल को यूज़ करके। हाइडल इलेक्ट्रिसिटी बन रही है पानी को यूज़ करके, और थर्मल इलेक्ट्रिसिटी बन रही है कोल, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस को यूज़ करके। इनको जलाने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये नॉन रिन्यूएबल है, लेकिन हाइडल एनर्जी रिन्यूएबल है, ठीक है। क्योंकि देखो कोल आप एक बार यूज़ कर लेंगे तो दोबारा से कोल को रिप्लेनिश होने में समय लगता है, लेकिन वाटर कैसा है? फ्लोइंग वाटर से अगर उसने एक बार इलेक्ट्रिसिटी बना भी दी है तो उसमें से कुछ कम नहीं हो रहा है, क्योंकि हम पानी से कुछ लेकर नहीं बना रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? पानी के फ्लो को यूज़ कर रहे हैं, स्पीड के कारण बना पा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ओवर 310 थर्मल पावर प्लांट्स इन इंडिया, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारे लिए है, राइट। तो हम इलेक्ट्रिसिटी दोनों तरीके से प्रोड्यूस कर रहे हैं, पानी से भी कर पा रहे हैं और जो आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उनसे भी कर पा रहे हैं। नॉट टॉकिंग अबाउट नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, मतलब जिनको पुराने समय से अभी तक हमने यूज़ तो थोड़ा थोड़ा करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाए हैं अभी तक, राइट। न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगैस, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, राइट। चलो न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी से चालू करेंगे। कैसे करते हैं? ये हम एटम से कर रहे हैं, ठीक है। अब एटम्स के स्ट्रक्चर को क्या किया जाता है? चेंज किया जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। किसकी मदद से? यूरेनियम और थोरियम, राइट। यूरेनियम और थोरियम एटॉमिक एनर्जी के लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल मिनरल्स हैं, जिनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। इसके बगैर आप न्यूक्लियर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है, ठीक है। मतलब थोड़ी सी एनर्जी बहुत ज़्यादा बड़ा इफेक्ट दिखा सकती है। अरावली कहाँ मिलता है हमको? यूरेनियम थोरियम अरावली राजस्थान रीजन, अरावली माउंटेन्स के पास, राइट। मोनाजाइट सैंड्स केरला में, रिच इन थोरियम। ये क्या है? मोनाजाइट सैंड्स, ये एक एरिया है जहाँ पर हमको थोरियम मिल रहा है। देन सोलर एनर्जी, नाम से समझ में आ रहा है हम ये एनर्जी कैसे बना रहे हैं? सन की एनर्जी से, सन की लाइट से, सन की हीट से, राइट। फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी इसको कहा जाता है। देन कन्वर्ट सनलाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। आपने यू मस्ट हैव सीन दोस सोलर पैनल्स, है ना। वो क्या कर रहे हैं? फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। सन रेज को आपकी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एनर्जी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। लार्जेस्ट सोलर प्लांट कहाँ पर है? माधापुर भुज रीजन में, मतलब गुजरात, ठीक है। इन्वायरमेंट कंजर्वेशन में बहुत ज़्यादा बड़ा हाथ है इसका। क्यों? क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं या एनर्जी जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर वो हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से करेंगे तो उनके ख़त्म होने के चांसेस ज़्यादा है ना, उनके डिप्लीट होने के चांस ज़्यादा है। लेकिन सन की एनर्जी जो है वो डिप्लीट तो नहीं हो रही, राइट, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं, गेटिंग। विंड एनर्जी कैसे हो रहे हैं? हवा से, ठीक है। अगेन हम हवा से कुछ नहीं ले रहे हैं, लेकिन हवा की चलने की जो स्पीड है उससे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर ले रहे हैं, ठीक है। कैसे? यू मस्ट हैव सीन विंड मिल्स, ठीक है। आपने ऐसे रीजन्स में, राजस्थान गुजरात जैसे रीजन्स में आपने देखा होगा कि बड़े बड़े फील्ड्स में विंड मिल्स लगे होते हैं। वो जैसे जैसे हवा आती है वैसे वैसे वो क्या करते हैं? ऐसे उनमें पंख लगे होते हैं और वैसे ऐसे राउंड 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 घूमते रहते हैं, ठीक है। जैसे जैसे वो घूमते हैं हम उनसे करंट को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सुपर विंड पावर इंडिया को बोला जाता है, क्यों? क्योंकि हवाएं हमारे यहाँ पर फेवरेबल है ना। तमिलनाडु रीजन में देखने को मिलेगी, आंध्रा, कर्नाटका, गुजरात, केरला और महाराष्ट्र। नागरकोइल और जैसलमेर, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना विंड एनर्जी के लिए, ठीक है। क्यों जैसलमेर कहाँ है? आपके राजस्थान रीजन में। ये ज़रूरी हो जाते हैं विंड एनर्जी के लिए, क्योंकि यहाँ की हवाएं ज़्यादा फेवरेबल हैं, गेटिंग, और कंटिन्यूस है। देन बायोगैस, बायोगैस कैसे बनती है? ऑर्गेनिक वेस्ट से। जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, चाहे वो प्लांट वेस्ट हो, ह्यूमन वेस्ट हो, एनिमल वेस्ट हो,
ठीक है, जो आपकी सब्जियों के छिलके हैं और फ्रूट्स के छिलके हैं, ये सारी चीज़ें जितना भी कुछ है ना, सबको मिलाकर जब वो ऑर्गेनिक वेस्ट है, ठीक है, तो उससे हम बना लेते हैं बायोगैस। ठीक है, उसको एक साथ इकट्ठा करके बंद किया जाता है और उसमें जो गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं उसको प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है, जैसे गोबर गैस प्लांट जनरली किससे बन रहा है? सिर्फ और सिर्फ गोबर से। ठीक है, यानी काऊ डंग। कैसे क्यों यूज़ कर रहे हैं हम इसको, मतलब कहाँ यूज़ कर पाते हैं? मैन्योर में। ठीक है, सॉइल क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, एंड प्रिवेंट्स लॉस ऑफ ट्रीज एंड मैन्योर। इतना ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में ये होता है कि हमारा जो ट्रीज़ का वेस्ट जा रहा है, जो भी वेस्ट हो रहा है, जैसे ह्यूमन वेस्ट है या आपका एनिमल वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, ये सब कुछ वेस्ट ही है ना। अगर हम इसको यूज़ नहीं भी करेंगे तो ये तो हमारे इन्वायरमेंट में रहेगा, लेकिन अगर हम इसको यूज़ कर ले रहे हैं तो हम इसे बायोगैस प्लांट्स बना लेते हैं। राइट, बायोगैस प्लांट्स अभी थोड़ा ज़्यादा फेमस हो रहा है। राइट, टाइडल एनर्जी, यहाँ जगह नहीं बची थी तो यहाँ है टाइडल एनर्जी आपका। देखो, टाइडल एनर्जी अगेंस्ट क्या कर रहे हैं हम? ओशन में जो टाइड्स आती हैं, है ना, यू मस्ट हैव सीन टाइड्स क्या होती हैं? वेव्स में जो चेंजेस होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं? सन और मून के ग्रेविटेशनल पुल के कारण। ठीक है, अब ये जो आपकी ओशनिक टाइड्स हैं, ये जब भी आती हैं तो ये फोर्स के साथ आती हैं, है ना। अगर हाई टाइड आ रही है तो फोर्स के साथ आएगी, तो हम उसको उस पानी को क्या करते हैं? फ्लड गेट बना देते हैं। ठीक है, मान लो ऐसे गेट बना दिया। ठीक है, और अभी लो नीप टाइड होगी तो यहीं तक आएगी। ठीक है, यहाँ से लौट जाएगी तो उसमें एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, लेकिन अगर हाई टाइड आती है तो इसके अंदर चली जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर पानी को रिटेन कर लेगी हाई टाइड के समय। राइट, फिर ये पानी जो यहाँ पर हमने स्टोर किया है ये पाइप के थ्रू वापस जाएगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि ज़्यादा पानी भर जाएगा तो फोर्स के साथ वापस जाएगा, और जहाँ पर इस पाइप में हम क्या लगा देंगे? पावर जनरेटिंग टरबाइन। ठीक है, टरबाइन लगा दी जाएगी। जब वो फोर्स से वापस लौटेगा तो टरबाइन मूव करेगी, और टरबाइन के मूव करने से हम वहाँ पर एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली थोड़ा सा डैम जैसा काम होता है ना, अगर आप एक बहुत ही मोटे मोटे कंसेप्ट में समझना चाहें तो। लेकिन डैम में क्या होता है कि फ्लो ऊपर से इस तरह से स्लोपी एरिया में आता है और नीचे टरबाइन होती है। ठीक है, यहाँ पर हम पाइप के अंदर टरबाइन लगा रहे हैं जिसके यहाँ से पानी को हम गुजरने की जगह देंगे। ठीक है, गल्फ ऑफ कच्छ में टाइडल एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा टाइडल एनर्जी फील करने को मिल जाती है। जियोथर्मल एनर्जी कैसे बन रही है? अर्थ के अंदर से। जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ। ठीक है, अर्थ के अंदर से, अर्थ के अंदर जो गर्मी है, ठीक है, मतलब अर्थ के अंदर जो हीट है, उससे हम क्या प्रोड्यूस कर ले रहे हैं? एनर्जी। राइट, हाई टेम्परेचर एट शैलो डेप्थ, उथली उथली जगह पर जो हाई टेम्परेचर मिल रहा है, ठीक है, जहाँ पर जियोथर्मल ग्रेडियंट ज़्यादा है, वहाँ से हम इस एनर्जी को प्रोड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, ये ग्राउंड वाटर के फॉर्म में भी आती है। ठीक है, ग्राउंड वाटर हीट्स कैसे? स्टीम आपने देखी होंगी। हॉट स्प्रिंग समझते होंगे ना आप, जैसे कि कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं ज़मीन के अंदर, ऐसे कुछ क्रैक्स होते हैं जहाँ से गर्म पानी निकलता है। ठीक है, ऐसे शावर के फॉर्म में गर्म पानी निकलता है। ये क्या है? ये हॉट स्प्रिंग्स है। ठीक है, हॉट स्प्रिंग्स कैसे बन रहे हैं? ज़मीन के अंदर से गर्म पानी आ कैसे रहा है? गीज़र थोड़ी ना लगा है अंदर। ठीक है, वो एक्चुअली अर्थ के अंदर की जियोथर्मल एनर्जी है ना, जियोथर्मल हीट है वो अर्थ के अंदर, जो क्या कर रही है? उस पानी को गर्म कर देती है। ठीक, तो इससे हम क्या करते हैं? टरबाइंस को ड्राइव कर लेते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, छोटे छोटे हॉट स्प्रिंग में नहीं बनेगा, बड़े हॉट स्प्रिंग में बनेगा। ठीक है, जो कि कहाँ पर है? जैसे मणिकरण हिमाचल में एक जगह है जिसका नाम है पार्वती वैली, और लद्दाख में पूगा वैली। गेटिंग? तो यहाँ से हम प्रोड्यूस कर लेते हैं अपनी जियोथर्मल एनर्जी। राइट, तो हमने देख लिए कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब हम देखते हैं कि दोनों प्रकार के रिसोर्सेज को बचाना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि नीड है हमको, है ना। सबसे ज़रूरी बात तो यही है, हमें सस्टेनेबल पाथ चूज़ करना पड़ेगा एनर्जी डेवलपमेंट के लिए। ये जितने भी एनर्जी यूजेस हम करते हैं, ये सिर्फ आज या कल की बात नहीं है, ये हमें फ्यूचर में जितना ज़्यादा समय बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा रिसोर्सेज लगते जाएंगे, है ना। हमारी नीड्स जो हैं वो बढ़ती चली जाएंगी। गेटिंग? दैट इज़ वाइट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम इनको कंजर्व करते हुए चलें और इस तरीके के नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज को यूज़ कर लें, जिससे क्या होगा कि नुकसान भी नहीं होगा, मतलब रिसोर्सेज ख़त्म भी नहीं होंगे और हमारा एनर्जी यूसेज भी चलता रहेगा। राइट, और हमारे एनवायरनमेंट को भी हार्म नहीं होगा, सस्टेनेबिलिटी से काम होगा। राइट,
रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज प्लस एनर्जी कंजर्वेशन दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनर्जी को कंजर्व भी करो, वेस्ट मत करो, और साथ में रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को ज़्यादा प्रमोट करो। उनको यूज़ करने की या उनको क्या बोलूँ मैं, उनको एक्सट्रैक्ट करने की पूरी टेक्नोलॉजी हमारे पास होनी चाहिए, है ना। और जुडिशियस यूज़ करना चाहिए लिमिटेड एनर्जी रिसोर्सेज का, क्योंकि एनर्जी सेव्ड इज़ एनर्जी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। एनर्जी को बचा लेना एनर्जी प्रोड्यूस करने के बराबर होता है ना। दोनों से ही आप लंबे समय तक काम कर सकते हैं। ये अगर एनर्जी से रिलेटेड या आपके मिनरल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, हालांकि चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, है ना, कि कन्वेंशनल या नॉन कन्वेंशनल के एनर्जी के रिसोर्सेज के बारे में तो क्वेश्चन पूछेगा ही सही, ठीक है, चाहे 3 मार्क्स में पूछ ले या 4 मार्क्स में पूछ ले। तो आप ये लाइन वहाँ पर ऐड करके इम्प्रेस कर सकते हैं अपने चेकर को। गेटिंग? सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।